Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. आज पिस्टन की डिज़ाइन स्टडी करनी थी, मगर पिस्टन के लिए 5 टाइप के मटेरियल यूज़ होता है। प्लेन MS यूज़ होता है, EN8, EN9, EN19, EN24। हम किसके हिसाब से डिज़ाइन करें? तो मैं ऐसा चाहता था कि मैं पहले आपको कुछ मटेरियल जो हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ होते हैं उसका मैं कुछ आपको आइडिया दे दूं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 15 अप्रॉक्सीमेटली आप 15 मटेरियल को अगर याद रखेंगे तो पूरे प्रेस की डिज़ाइन आराम से कर सकते हैं। वैसा एक बुक है, इंडस्ट्रियल स्टील रेफरेंस बुक बाय SN बगची और कुलदीप प्रकाश। इसमें 150 टाइप्स के मटेरियल का डिटेल है। ये प्योर स्टील के लिए, सिर्फ स्टील के 150 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा है, मगर इम्पॉर्टेंट मटेरियल का इसमें एक जिक्र है। और अगर हम कॉपर का, एल्यूमिनियम का ऐसा अलॉयज देखें तो हज़ारों के ऊपर चले जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी स्टडी करने की अभी इमीडिएटली हमको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 मटेरियल आप याद रखिए। 9 मटेरियल यहाँ पर है, 6 मटेरियल मैं इसके बाद में बताऊँगा। इस 15 मटेरियल को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप प्रेस आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं, परफेक्ट प्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड मटेरियल्स का, ये इंडियन स्टैंडर्ड ये इमरजेंसी नंबर है। तो मैं ये इसके बारे में आपको पहले कुछ आइडिया दे दूं। एक एग्जांपल के ज़रिए इसका ये कोडिंग का ये इम्पोर्टेंस समझिए कि आपका घर पुलिस चौकी के एकदम सामने है और पुलिस स्टेशन में 10 लोग हैं, 10 के 10 ने आपको उनका नंबर आपको दिया हुआ है कि कभी इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लेना। और आपके मोबाइल में आपने सब सेव कर लिया, मगर कोई इमरजेंसी आ गई और आपका मोबाइल पास में नहीं था तो आप किसको फ़ोन करेंगे? किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 नंबर याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वैसे ही ये जो एक ग्रेड है P20 का, वो इतना लंबा उसका स्पेसिफिकेशन है जो उसका नाम है। और ये EN36 का नंबर 13 Ni 3 क्रोमियम 80, 13 निकल 3 क्रोमियम 80। ये पहले तो ये इसका मीनिंग्स का है, बाद में ये इतने लंबे नाम याद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक जैसा कि पुलिस चौकी का एक 100 नंबर है, 101 फायर ब्रिगेड का है, ऐसे जो एक इमरजेंसी नंबर बनाए हुए, छोटे 3 नंबर्स बनाए हुए। तो उससे क्या होता है कि किसी को फुल मोबाइल नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी इमरजेंसी हो, आपने 100 डायल किया तो पुलिस स्टेशन में आपका कॉल पहुंच जाएगा। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि सारे जो इंपॉर्टेंट जो स्टील्स थे, इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेटली एक 100 इंपॉर्टेंट स्टील को उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर दिया था। तो इमरजेंसी नंबर याद करना बहुत आसान है। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड के नंबर्स हैं और ये उनका इमरजेंसी नंबर है। ये इमरजेंसी नंबर यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड में सब जगह होता है। इंग्लैंड का भी खुद का BS स्टैंडर्ड है, मगर वो इमरजेंसी नंबर भी यूज़ करते हैं क्योंकि छोटा होता है, याद करना ईजी होता है। इमरजेंसी नंबर ये है EN यानी इमरजेंसी नंबर। EN1, EN3 या 5, EN8, EN9, EN19, EN24, EN31, EN36 और P20। ये 9 नंबर्स, ये 9 जो मेटल्स है, अलॉयज़ हैं, स्टील के अलॉयज़ हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेसेस में ज़्यादातर यही सब यूज़ होते हैं। और ये नाम याद करना बहुत इजी है। EN24 बहुत आसान है, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। कभी ऑर्डर दे टाइम यहाँ पर एक आध नंबर आगे पीछे होगा तो आपको गलत मटेरियल आ जाएगा, मगर ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। या तो EN24 होगा, 19 होगा, 31 होगा। इससे ज़्यादा क्या गलती हो सकती है? आप नंबर भूल सकते हैं, मगर नंबर के अंदर नंबर नहीं भूलेंगे। इसमें ना डिजिट्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने के लिए एक इमरजेंसी नंबर हर एक मेटल को दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। हज़ारों में से सिर्फ 100 या 110 को दिया हुआ नंबर। तो ये यहाँ पर मैंने 9 इमरजेंसी नंबर आपके सामने रखे हैं और मैं एक एक का आपको ब्रीफली है ना उसका प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, तो आपको प्रेस में कहाँ यूज़ करना आपको समझ में आएगा। ये EN1 है, ये सबसे सॉफ्ट स्टील है, सबसे सॉफ्ट फेरस आयना से। जो यूटेंसिल्स बनते हैं वो पहले शीट मेटल होते हैं, फिर उनको डीप ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद में जो डीप ड्राइंग प्रोसेस में काफ़ी डीप करते हैं। जो अपना जो फायर एक्सटेंशर है वो डायमीटर 6 इंच है तो ड्रॉ 24 इंच तक हो जाता है। तो जो इतना ड्राइंग का इतना लॉन्ग प्रोसेस है ना, वो सिर्फ एकदम सॉफ्ट मटेरियल में हो सकता है। तो ये EN1 है, वो एकदम यूटेंसिल बनाने का काम आता है, या तो जो CNC मशीन पर बहुत फास्ट किसी चीज़ को टर्निंग करना हो, एडाप्टर वगैरह हो गया हाइड्रोलिक के, तो वो EN1 में बनते हैं।
इसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसके लिए प्लेन हाइड्रोलिक प्रेस में इसका काम नहीं यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा क्या यूटेंसिल्स, नट बोल्ट, ऐसे जो सॉफ्ट जहाँ पर स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है और फॉर्मिंग चाहिए, उसका डीप ड्राइंग चाहिए, वहाँ यूज़ होता है। तो ये EN1 हाइड्रोलिक में सिर्फ हाइड्रोलिक फिटिंग बनती है और कहीं पर काम पर नहीं आता। EN3 या EN5 ये EN से किसी कोई इस आइटम को कोई नहीं बुलाता, ये प्योर MS है, प्योर MS है। और इसमें EN1 में सिर्फ 0.1 कार्बन था और 0.5 मैग्नीज था, इसमें कोई अलॉय एलिमेंट नहीं था। और इसमें के अंदर अभी जैसे कार्बन जैसे इसमें आस्ते आस्ते है ना ये बढ़ते जाएगा, वो देख आप इसको गौर से देखिए, इसे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। प्योर MS के अंदर 0.15 से 0.25% कार्बन होता है और मैग्नीज 0.6 से 0.9% होता है। ये इसको स्पेसिफाई नहीं करते EN3 या EN5, वो सिर्फ प्लेन MS यानी जितना है मार्केट में जो एंगल, चैनल, बीम, जितने भी जो मटेरियल अवेलेबल है वो सब यही मटेरियल है, प्योर MS है। उसका अगर ग्रेड बोलेंगे तो EN3 है, EN5 है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड करेंगे तो 20C8 या 25C4। कार्बन सिर्फ 1.15 और 0.25 होता है। तो ये मैक्सिमम मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो ये प्लेन MS है। उसके बाद में उससे थोड़ा सा कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो उसे EN8 कहते हैं। तो ये इसमें जैसा कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है तो ऐसा उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। EN1 का सिर्फ 2900 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, प्योर MS का अप्रॉक्सीमेटली 4000 है, 4000 के आसपास में ही है। EN8 का 5600 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो है ये इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, वेल्डिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। मगर ये जो शाफ्ट है, पिस्टन रॉड है, यहाँ पर टेंसाइल लोड भी होता है या कॉम्प्रेसिव लोड भी होता है। शाफ्ट के अंदर सबसे बेस्ट मटेरियल ये है। EN8 का मटेरियल पिस्टन रॉड में अगर वेल्डिंग नहीं है तो ज़्यादातर पिस्टन रॉड बनता है, या कॉलम जो प्रेस के कॉलम होते हैं वो EN8 में बनते हैं। वेल्डिंग जहाँ पर नहीं होना है और जहाँ पर थोड़ा ताकत लगना है, प्योर में से थोड़ा ज़्यादा ताकत लगना है, वहाँ पर EN8 मटेरियल यूज़ करते हैं। इसका टेंसाइल से 5600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में अगला आइटम है EN9। इसमें कार्बन बहुत हो गया, 0.5 से 0.6% कार्बन है। ये वेल्डेबल नहीं है, तो इसके लिए जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए और थोड़ा हार्डनेस भी, ये हीट ट्रीटमेंट में थोड़ा हार्डनेस भी चाहिए, तो वहाँ पर EN9 यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हाई टेंसाइल भी होते हैं, थोड़ा उसके थोड़ा कम मीडियम में भी आते हैं, तो इसके EN9 के बोल्ट्स बनते हैं। या अगर शाफ्ट के अंदर हमको ज़्यादा थोड़ा लोड ज़्यादा चाहिए तो शाफ्ट भी, पिस्टन रॉड भी बनता है। कॉलम नहीं बनते, कॉम्प्रेसिव बनता है। ये टूट सकता है, थोड़ा ब्रिटल होता है, टूट सकता है, इसलिए कॉलम नहीं बनाते। और कॉम्प्रेसिव जहाँ पर लोड आ सकता है और जहाँ पर वेल्डिंग नहीं करना होता है वहाँ पर EN9 यूज़ करते हैं। EN19 इसमें ये अलॉय स्टील आ गया, लो कार्बन अलॉय स्टील हो गया। इसमें कार्बन तो कम ही है, 0.35 है, EN9 से कम है, 0.45 है, और मैग्नीज भी कम है। मगर इसके अंदर क्रोमियम है, 0.9 से 1.2% क्रोमियम है, और मोलिब्डेनम है 0.2 से 0.3% मोलिब्डेनम है। तो ये दो एलॉय की वजह से इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 7600 है, ऑलमोस्ट EN8 का ऑलमोस्ट डबल है। तो ये बोल्ट वगैरह इससे बहुत अच्छे बनते हैं, शार्प बन सकता है, मतलब जहाँ पर ये हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको हार्डन कर सकते हैं, और इसका स्ट्रेंथ बहुत होता है। तो EN8 जहाँ EN8 साइज़ छोटी होनी चाहिए, ताकत ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पर EN9 यूज़ करते हैं। इसका भी पिस्टन रॉड बनाते हैं, इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसा प्लंजर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें EN9 में बनती हैं। बोल्ट्स वगैरह ये ज़्यादातर EN19 में होते हैं, जो हाई टेंसाइल बोल्ट होते हैं वो EN19 में बनते हैं। सबसे सुपीरियर मटेरियल जो है वो EN24 है, टूल स्टील के छोड़ कर, टूल स्टील नहीं, ये इसका जो टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल 9300 है। तो जैसे एक तो कटिंग ब्लेड होता है, और कटिंग ब्लेड जिस पे हम माउंट करते हैं उसको ब्लेड होल्डर कहते हैं, वो ब्लेड होल्डर हम EN24 में बनाते हैं। कंटेनर्स EN24 बनाते हैं। प्लंजर जो एक्सट्रूजन प्लंजर जो शोल्डर के हैं और जो जिंक के हैं, जहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होता है शोल्डर वायर एक्सट्रूजन में, वो EN24 को बनाते हैं, बोल्ट EN24 के बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है EN24। EN19 से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, एक इसमें सिर्फ निकल ज़्यादा होने की वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बाकी दोनों EN19 EN24 सेम मटेरियल है, सिर्फ क्रोमियम ज़्यादा होने से उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 7600 से 9300 हो जाता है।
उसके बाद में जो मटेरियल है EN31, ये 31 के अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा है, 0.9 से 1.2, इतना ज़्यादा कार्बन है कि वेल्डिंग तो कोई चांस ही नहीं है इसका करने का। और ये बहुत ब्रिटल होता है और इसमें क्रोमियम है, इसलिए ये 9 वगैरह से बेटर है, क्रोमियम वगैरह से थोड़ा ताकत है। तो ज़्यादातर ये हार्ड और ब्रिटल मटेरियल जिस पे कॉम्प्रेसिव लोड तो होता है मगर टेंसाइल बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कि बेरिंग हो गया, इस टाइप बॉल हो गया, इस टाइप के मटेरियल इसमें EN31 में यूज़ होते हैं। प्रेस बॉडी में जनरली यूज़ नहीं होता ये, सिर्फ उसका टूल्स वगैरह में कहीं यूज़ करना चाहिए तो यहाँ पर हार्डनेस चाहिए और ज़्यादा ताकत का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में EN36 जो मटेरियल है वो बहुत सारे जैसा क्रिम्पिंग का हेड हो गया, अगर उसमें इंटरनल प्रेशर आता है, अगर हम EN24 में अगर बनाएंगे तो वो प्रेशर की वजह से क्रैक हो सकता है, 2 टुकड़ा हो सकता है। मगर EN36 में ऐसा होता है कि ये इंटरनली सॉफ्ट होता है, इसमें कार्बन बहुत कम है, 0.1 से 0.15% है, मैग्नीज भी कम है, मगर अलॉइंग एलिमेंट इसमें ज़्यादा है, क्रोमियम है और निकल है, निकल 3.3 से 3.5% है। तो इसको टफ़ कर सकते हैं, इसका कोर जो है ना टफ़ हो सकता है। प्लेन MS जो होता है वो 20-25 RC के आसपास में, तो इसका कोर 35 से 40 RC तक इसका कोर टफ़ कर सकते हैं। बाद में ये केस कार्बोनाइजिंग कर सकते हैं, कार्बन उसके स्किन पे मटेरियल में बहुत कम है, इसके लिए जब केस कार्बोनाइजिंग करते हैं तो स्किन एकदम हार्ड हो जाती है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन अगर कोई चीज़ रगड़ के चले तो वियर नहीं होता है, मगर वो फुल हार्ड नहीं होता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है, इसके लिए शॉक लगने से या इंटरनल प्रेशर आने से टूटता नहीं है। तो ये EN36 बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो ये याद रखिए। 24 जो है वो फुल हार्डन हो जाता है, बहुत ताकत रहता है उसमें। 31 सिर्फ बेरिंग वगैरह में यूज़ होता है जिसमें हार्डनेस चाहिए मगर ताकत की ज़रूरत नहीं है, हार्डनेस इंपॉर्टेंट है। और EN36 ऐसा है कि स्किन हार्ड हो मगर अंदर से सॉफ्ट हो कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले और टूटे नहीं, या इंटरनल एक्सेसिव प्रेशर आए तो टूटे नहीं, तो वहाँ पर EN36 यूज़ होता है। जो ये EN9, EN19, 24, 31 और 36 ये सब हीट ट्रीटमेंट इसमें किए जा सकते हैं। फर्नेस में जाकर के वो 800-900 डिग्री से सेंटीग्रेड उसको हीट करना होता है, फिर स्लोली कूल करते हैं, फिर टेम्परिंग करते हैं। तो ये सब में इसकी स्किन के ऊपर स्केलिंग हो जाती है, स्किन रफ हो जाता है स्केल इसका, और हीट ट्रीटमेंट में डिस्टोर्ट होते हो थोड़ा सा, है ना, बेंड हो जाते हैं। तो जो इंट्रिकेट डाइज होती है, जब प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की होती है, जो कैंस बनाना है, बॉटल बनाना है, ये सब, ये डाइज में कुछ हार्डनेस चाहिए रहता है, 35 से 40 RC हार्डनेस चाहिए होता है। मगर इनको अगर हम हार्ड मटेरियल पहले हीट ट्रीटमेंट अगर मटेरियल कर लें, फिर अगर मशीनिंग करना चाहिए तो बहुत टाइम जाता है, बहुत इंपॉसिबल हो जाता है इतना हार्ड मटेरियल को मशीनिंग करना। और हमने पहले फिनिश कर लिया, पहले मोल्ड को फिनिश कर लिया, अगर फिर हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो वो डिस्टोर्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, हमने इतना एक्यूरेसी के साथ बनाया, ख़राब हो जाते हैं। तो ये P20 जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है कि इसको पहले हीट ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका जो हार्डनेस बहुत कम रखता है, 35 RC तक रखते हैं। तो 35 RC जो है वो हार्ड मटेरियल मगर मशीनेबल है। तो मशीनेबल होने की वजह से क्या होता है कि जो प्लास्टिक या जितने डाइज होती है, मोल्डिंग डाइज वगैरह होती है, वो हम 35 RC पे हार्ड करके उसको फुल मशीनिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर उसको और हीट ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता। तो जो मशीनिंग में हमने जो एक्यूरेसी रखा वो एक्यूरेसी हमको बाद में मेंटेन होती है, बाद में वो बची रहती है। हीट ट्रीटमेंट की वजह से डिस्टोर्ट नहीं होती है, वो स्केलिंग भी नहीं होता, उसका सरफेस भी ख़राब नहीं होता। तो ये याद रखिए, ये P20 जो है, ये जो ऐसे आइटम्स जिसको हार्डनेस, एवरेज हार्डनेस चाहिए, डाइज, मोल्ड हो गया, ब्लेड हो गया, और जिसको बाद में हीट ट्रीटमेंट नहीं करना है, स्केलिंग होगा या डिस्टोर्ट होगा, तो जहाँ पर हीट ट्रीटमेंट नहीं करना है मगर हमको हार्डनेस चाहिए, वो P20 है। और जहाँ पर इंटरनली सॉफ्ट चाहिए, स्किन हार्ड चाहिए, वो EN36 है। जहाँ पर स्किन एक्सेसिवली हार्ड चाहिए, फुल हार्ड चाहिए मगर उसमें लोड नहीं आना, जैसे बेरिंग वगैरह होगा उसमें ज़्यादा लोड नहीं आता, EN31 है। जिसमें एवरेज हार्डनेस चाहिए, 50-52 हार्डनेस चाहिए और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, वो EN24 है। थोड़ा कम स्ट्रेंथ चाहिए तो 19 है। EN9 बहुत कम हार्ड हो सकता है मगर इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। EN8 जो है वो हीटेड में होगा मगर ज़्यादा हार्डनेस नहीं आता है, मगर ये MS से बेटर है, इन सब से इन्फीरियर है मगर MS से बेटर है। और ये प्योर MS है और ये फ्री कटिंग मशीन है, फ्री कटिंग मेटल है। तो ये 9 जो मटेरियल आप याद रखिए, प्रेस में अलग अलग ये लगता है। यहाँ पर अगर ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये तो मैंने आपको सिलेंडर बताया था, वो AS103 ASTM 103B को ग्रेड का होता है, ये 106। और एंड प्लग होता है वो प्योर 2062 IS ग्रेड का होता है, वो प्योर MS होता है। ये भी प्योर MS होता है, गाइड बुश है। ये EN8 में बना सकते हैं, इसमें वेल्डिंग नहीं है, इसमें भी वेल्डिंग नहीं, EN8 भी चलेगा, EN9 भी चलेगा।
ये गाइड बुश है, ये कास्टिंग में बनाते, ये ग्लैंड बुश है, कास्टिंग में बनाते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये जो पिस्टन रॉड है ये MS में भी होता है, EN8 में भी होता है, EN9 में भी बना सकते हैं, 19 में भी बना सकते हैं, 24 में बना सकते हैं, और 31 में नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ब्रिटल बहुत होता है, और 36 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस पर क्रोम प्लेटिंग करते हैं तो स्किन वैसे हार्ड हो जाता है, और P20 की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि P20 वो ज़्यादातर मोल्ड में ही यूज़ होता है। तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर में क्या मटेरियल, किस पार्ट के लिए क्या मटेरियल यूज़ करना मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। इसको याद रखेंगे तो प्रेस डिज़ाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको याद रखने का एडवांटेज ऐसा है कि अगर EN8 के पे आपने EN24 यूज़ कर लिया या 24 पे 9 यूज़ कर लिया, EN8 यूज़ कर लिया, तो अगर 24 के पे EN8 यूज़ किया तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, और आप ओवर प्रिकॉशन करके 28 के EN8 के पे 24 यूज़ किया तो आपका एक्सेसिव कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मशीन इकोनॉमिकली बनाने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए कि जहाँ जिस मटेरियल का ज़रूरत है वही यूज़ करने के लिए इस टेबल को याद रखिए। इसमें मैंने कार्बन का परसेंटेज दिखा दिया है। कार्बन का परसेंटेज याद रखिए, जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना हार्ड होता है और उतना ब्रिटल होता है। मैग्नीज अप्रॉक्सीमेटली 0.8 और 0.6 या 0.4 के बीच में रहता है। क्रोमियम, निकल, मॉली, ये तीनों अलॉइंग एलिमेंट है, इनसे उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम है EN1 में, फिर EN8 में थोड़ा ज़्यादा है, EN9 में उससे ज़्यादा है, EN19 में उससे ज़्यादा है, EN9 में ज़्यादा है, EN19 में उससे ज़्यादा है, EN24 में मैक्सिमम है। उसके बाद में EN8 हम टेंसाइल में यूज़ नहीं कर, EN36 टेंसाइल में यूज़ नहीं करते हैं, और फिर भी उसका 8300 काफ़ी है कि इसके ये निकल है इसमें इसके लिए। और P20 हम सिर्फ मोल्ड में यूज़ करते हैं इसके लिए, उसका और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने नहीं लिखा है। तो ये टेबल स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कहीं प्रिंट करके इसको सेव कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। तो इसके बाद में मैं अभी आपको 6 एलिमेंट और बताऊंगा। उसमें एक टूल स्टील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ बेयरिंग मटेरियल्स हैं। थैंक यू। 2004 या 5 के आसपास में रिलायंस को अपना जियो नेटवर्क, जियो मोबाइल स्टार्ट करना था। तो उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने एक डेट डिसाइड किया कि इस तारीख को हमको लॉन्च करना है, तो उनको लॉन्च करना ही करना है। तो जो मोबाइल के टावर्स बनाने की, मोबाइल्स टावर, बहुत सारे उनको मोबाइल्स के टावर की ज़रूरत थी, तो उन्हें जो टावर बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर उनसे कांटेक्ट किया, तो सब ओवरलोडेड थे, इनके टाइम पे कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा टावर प्लांट अपने कंपनी में डालने का डिसाइड किया जामनगर में, और उस प्लांट के लिए एक सारी मशीनरी एक पूना में एक पार्टी उससे परचेज़ की और दूसरी मुझसे परचेज़ की। तो ये जो टावर बनाने की मशीन तो मैं रेगुलरली पहले से बनाता, मगर जो कटिंग मशीन है, तो इसके जो ब्लेड है, जो पंचेज इसके ब्लेड हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ख़ास रहती है, ज़्यादा आम नहीं होती है, और इसके टूल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी होते हैं। तो हम जो हाइड्रोलिक प्रेस बनाने वालों को ये टूल मैन्युफैक्चरिंग का इतना आइडिया नहीं होता है क्या मटेरियल यूज़ करता है। तो मैंने जिसके पहले जितनी मशीनें दी थी, जैसे बजाज वगैरह को, तो टूल्स की गारंटी नहीं होती है। कोई कटिंग मशीन का अगर टूल क्रैक हो जाएगा तो वो लोग खुद से रिप्लेस कर लेते थे, और किसी ने मुझे कंप्लेंट नहीं किया क्योंकि उनकी रनिंग फैक्ट्री थी, और टूल का जो सप्लायर था उनका वो इमीडिएटली उनको दे देता था। तो मुझे पता नहीं था कि टूल बनता कैसे, ये जो टूल के मटेरियल क्या होते हैं कटिंग ब्लेड के। मगर रिलायंस का जस्ट नया प्लांट था, उनके पहले कोई सप्लायर नहीं थे, तो मेरी मशीनरी जब साइड पे गई तो वो चिप्स हो जाते थे। जो कटिंग टूल है वो कटिंग तो करते हैं, मगर थोड़ी देर बाद चिप हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सॉल्व करके देना है। अब मैं बेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहा था, D2 D3 हाई कार्बन, हायर को WPS कहते हैं, D3 कहते हैं, D2 करते हैं। मार्केट में बेस्ट मटेरियल इसी को कहा जाता है। ये पतले शीट मटेरियल काटने के लिए बहुत अच्छे काम होते हैं, इनका लाइफ बहुत होता है, हार्डनेस बहुत होती है। तो मैं बार बार इसी मेटल को यूज़ करता, तो हर बार चिप हो जाता था। और मैं पब्लिक से पता करूं, मतलब जो नोन सप्लायर से पता करूं मैं आप क्या मटेरियल यूज़ करते हो मुझे, क्योंकि उनकी जो डिलीवरी सबकी लेट थी, और रिलायंस को लेट नहीं चले, बिल्कुल इमीडिएटली चाहिए था। तो फाइनली एक मिस्टर MV पॉल नाम के एक जेंटलमैन है, वो उन्होंने ब्लेड बना के भी मुझे दिया, और उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी मुझे दी कि भाई ये मटेरियल आप यूज़ करोगे तो आपका चिप नहीं होगा। आई एम थैंकफुल टू हिम। मैं ये फोटोग्राफ स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका MV पॉल साहब का फोटो है। तो इन्होंने मुझे ना ये टूल के मैन्युफैक्चरर थे, अच्छे मैन्युफैक्चरर थे, इन्होंने मुझे बाद में पूरा आइडिया दिया इसका। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जनरली कोई ये टेक्नोलॉजी देता नहीं है, मटेरियल बताता नहीं है, तो इससे आप ध्यान से रखिए, इसको समझ लीजिए कि फ्यूचर में कभी भी आपको काम आएगा। तो ये जो मेटल्स जो है मैं भी आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ये मुझे बहुत मेहनत के बाद में मिला है, तो मैं भी ये नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ।
टूल्स बनाने में ये OHNS, WPS, इसके 2-3 नाम हैं, WS भी है, हाई कार्बन हाई क्रोमियम भी है, D3 भी है। इसके बाद में D2 मटेरियल है, H13 है और सबसे बेस्ट मटेरियल S1 है। ये 5 मटेरियल है, 1 2 3 4 5। ये सबसे इन्फीरियर मटेरियल है टूल स्टील में। इससे थिन शीट मेटल के या पेपर कटिंग के इस टाइप के टूल्स बन सकते हैं, मगर पेपर कटिंग तक तो ठीक है, मगर शीट मेटल में ये सबसे चीप है और थोड़ा ब्लंट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, मगर ये मार्केट में ये भी चलता है OHNS। इसके दूसरे टूल्स भी बनते हैं। WPS या हाई कार्बन हाई क्रोमियम या D3, ये थिन शीट मेटल बना कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये पब्लिक को ज़्यादातर इसी के बारे में ज़्यादातर पता होता है और थोड़ा जो ज़्यादा एडवांस है उसको D2 के बारे में। तो D2 तो वो सबसे बेस्ट मटेरियल समझते हैं, मैं भी समझता, सब हर कोई समझता है कि इससे अच्छा कोई मटेरियल नहीं। मैंने एक पार्टी को चैनल कटिंग मशीन दिया था, तो वो H13 में बना के दिया था। 2-3 साल वो मशीन चली, ब्लेड चला। रिसेंटली उनका फ़ोन आया था कि भाई ब्लेड ब्लंट हो गया, उसको बनाना है। तो मैंने उनको ड्राइंग दे दिया, मटेरियल का पूरा डिटेल दे दिया कि भाई आप लोकली बना के लो, उसमें वायर कटिंग खाली करना था, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उनके जो H13 S1 मटेरियल S1 बेस्ट होता है, ये मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। तो उनके परचेज डिपार्टमेंट में ऐसा एक कॉन्सेप्ट था कि भाई ये D2 से अच्छा कोई मटेरियल नहीं। उन्होंने D2 में बनाया और फर्स्ट स्ट्रोक में चिप हो गया। आप फोटोग्राफ स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो ये फोटोग्राफ चिप होता हुआ जो फोटोग्राफ है ना, ये D2 मटेरियल में बनाया हुआ है। तो ये जो थिन मेटल तक D3 और D2 दोनों काम करते हैं। थिन मेटल तक इनका हार्डनेस बहुत होता है, 58 से 65 RC होता है, मगर जहाँ थिकनेस बढ़ता है 3 या 4 mm तक ये लोग अच्छा काम करते हैं। मगर हायर थिकनेस में फॉर एग्जाम्पल 25 mm की अगर प्लेट MS प्लेट कट करनी है या 20 mm की प्लेट करनी है, 15 mm की, इतनी ये जो थिक एकदम जो मटेरियल होते हैं उसमें सिर्फ यही दो मटेरियल काम कर सकते हैं। H13 ये हॉट डाई स्टील, H13 हॉट डाई स्टील है और ये S1 ये न्यूमेटिक स्टील है। तो ये दोनों ही मटेरियल सिर्फ सक्सेस रहते हैं हेवी कटिंग के अंदर। तो इनका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि OHNS में 95% कार्बन है। जो कार्बन जिसमें ज़्यादा आता है OHNS में, WPS में, D2 में, ये कार्बन मेटल को ब्रिटल कर देता है। ग्लास के ऐसे मेटल होते हैं, कटिंग में तो हार्ड ब्लंट नहीं होते, बट हाथ से छूट के गिर गए तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब एकदम ग्लास जैसे होते हैं। तो ये इनमें कार्बन बहुत होता है, तो इसलिए इनमें हार्डनेस बहुत होता है। ये 58 से 65 RC तक इसमें हार्डनेस आ जाता है, मगर इनमें ताकत नहीं होती। सिर्फ थिन मेटल जहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं है वहाँ पर ये लोग अच्छा कटिंग जैसा कटिंग का काम करते हैं, मगर जहाँ पर लोड होगा तो वहाँ पर कार्बन कम हो जाता है। 36 या 48, ये मतलब MS के लेवल का इसमें कार्बन है। ये 8 के, ये 9 का लेवल का कार्बन है और मैग्नीज भी MS के लेवल का है, मगर इसके अंदर क्रोमियम 5% है, H13 में 5% है, वेनेडियम 4% है और मोली 1.1% है। और इसके अंदर S1 में 1.1% क्रोमियम है, टंगस्टन है, टंगस्टन बहुत इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वेनेडियम 0.2% है। D2 के अंदर भी सारे मटेरियल तो ऑलमोस्ट सेम है, मगर जो इसका जो 2% कार्बन है ना, ये इसको ब्रिटल कर देता है, इसलिए ना बहुत जल्दी टूटता है ये। तो इसके अंदर अलॉइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका कार्बन की वजह से इसमें प्रॉब्लम आता है कि जल्दी टूट जाता है। तो ये याद रखिए कि ये जो है ना 5 जो है अलॉइंग जो टूल बनाने के लिए 5 मटेरियल यूज़ होता है। OHNS, WPS, इसी का दूसरा नाम है हाई कार्बन हाई क्रोमियम, तीसरा नाम है D3, उसके बाद में D2 है। D2 के बहुत अच्छा मटेरियल है ये, मगर ये सिर्फ थिन और जहाँ पर लोड नहीं वहीं पर काम आता है। H13 और S1 बेस्ट मटेरियल है हाईवी कटिंग के लिए, पंच ब्लेड जो भी काम के लिए ये सबसे बेस्ट मटेरियल है। अगर ये S1 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो जब ये अवेलेबल नहीं हो तो H13 में बना सकते हैं, तो इससे भी एवरेज लाइफ मिलती है, इतनी अच्छी नहीं मिलती मगर एवरेज लाइफ मिलती है। अब मैं आपको जो है इनके प्राइजेज़, ये जो टूल स्टील हो गया, इसके बाद में 2 और आइटम है जो मैंने अभी इस पर बोर्ड पे लिखा नहीं है। वो एक है ग्रे कास्ट आयरन और दूसरा है फॉस्फोरस ब्रोंज। तो जो कॉलम यहाँ पर बहुत से लोग हमने तो ब्रेजिंग करते हैं हम यहाँ पर, तो इससे पूरा कास्टिंग यूज़ करते हैं, मगर ये जो पार्ट है जो रैम को टच होके गाइड करता है या रगड़ के चलता है, ये ग्रे कास्टन में बनाते हैं या तो फॉस्फोरस ब्रोंज में बनाते हैं। मगर बहुत बड़ा हुआ तो ग्रे कास्टन में बनाते हैं, तो फॉस्फोरस में बनाते हैं। तो ये 2 मटेरियल और भी इंपॉर्टेंट है। और फॉस्फोरस ब्रोंज बहुत महंगा होता है, 700 रुपीज़ पर kg के अप्रॉक्सीमेटली, और कास्टिंग जो वो 125 रुपीज़ के आसपास है। तो ये 2 मटेरियल भी है जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक मशीन में यूज़ होते हैं। तो 9 मटेरियल पहले बताए थे मैंने आपको, 4 मटेरियल 1 2 3 4 5 मटेरियल ये हो गए, और एक ग्रे कास्ट आयरन और एक फॉस्फोरस ब्रोंज, ये बेरिंग में काम आते हैं। तो इतने मटेरियल का अगर आपने नॉलेज हासिल कर लिया तो आप प्रेस अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं।
थैंक यू। मटेरियल डिस्क्राइब करने के बाद मैं चाहता हूँ आपको उसकी कुछ प्राइसिंग का आइडिया दे दूँ तो आपको उसका एक नॉलेज हो जाएगा। आज सितंबर 2023 में अगर हम एक 50 mm का शाफ्ट मार्केट में परचेस करें तो अगर हम EM1 का परचेस करेंगे तो 110 रुपीज़ पर केजी आएगा। MS का परचेस करेंगे तो 160 से 180 रुपीज़ पर केजी आएगा। EN8 का लेंगे तो 90 रुपीज़ पर केजी होगा। EN9 का लेंगे तो 125 रुपीज़ पर केजी होगा। EN19 का 135 रुपीज़ पर केजी होगा। EN24 का 140 से 165 रुपीज़ पर केजी है। इसमें जब फोर्जिंग करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। जो दो प्राइजेज है उसमें एक फोर्जिंग हायर कॉस्ट फोर्जिंग का है। EN31 है, EN31 110 से 125 रुपीज़ पर केजी। EN36 है 165 रुपीज़ पर केजी। P20 है जो मोल्ड में यूज़ करते हैं वो 180 से 225 रुपीज़ पर केजी है। WPS जिसे D3 भी कहते हैं, हाई कार्बन हाई क्रोमियम भी कहते हैं, 180 रुपीज़ पर केजी है। D2 260 रुपीज़ पर केजी, उसका ग्रेड है 2379, उसका 340 रुपीज़ पर केजी है। H13 330 रुपीज़ पर केजी है। S1 जो सबसे बेस्ट मटेरियल बिलेट बनाने के लिए 400 से 450 रुपीज़ पर केजी, मगर वो अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। OHNS जो है वो 130 से 140 रुपीज़ पर केजी है। तो ये उसकी एक प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़ माइनस प्लस, और इससे आपको आइडिया आ गया कि कौन सा मटेरियल कितना कॉस्टली है और क्या यूज़ करना चाहिए मटेरियल में, प्रेस में कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। अच्छे ग्रेड के ब्लेड्स और डाई और पंच बनाने का एक और सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि ये कई बार ऐसा होता है कि हम बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं मगर उनकी लाइफ D2 D3 जैसी रहती है, मतलब यूज़ करने के साथ में चिप हो जाते हैं। तो उसका रीज़न है उसका हीट ट्रीटमेंट है। तो H13 के लिए 1030 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हार्डनिंग टेम्परेचर है। टेम्परिंग 550 to 650 है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो H13 और HS1 को इनको 3 बार टेम्परिंग किया जाता है। मतलब हार्डनिंग एक बार हो गया, उसके बाद में इतने टेम्परेचर में उनको ले आके फिर स्लोली कूल करना होगा 3 टाइम्स, तो जब जाके उनकी लाइफ मिलेगी। अगर किसी ने एक बार सिर्फ टेम्परिंग करके दे दिया तो आपका वो ब्लेड क्रैक हो जाएगा, वो उसकी लाइफ भी D2 D3 जैसी रहेगी। तो इतना हाई टेम्परेचर भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के फर्नेसेस बहुत कम लोगों के पास है। तो जब भी आप किसी को ये इस मटेरियल को अगर हीट ट्रीटमेंट के लिए दें तो पहले इंश्योर कर लें कि वो उसके पास इतने हाई टेम्परेचर का फर्नेस है, और उसके बाद में कही कि उसको 3 बार टेम्परिंग करके आपको चाहिए, और उसका कोई जो प्रूफ दे के उसने 3 बार टेम्परिंग किया है। अच्छे मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका जो वो प्रोसेस शीट दे देते हैं आपको, भाई हमने ये टेम्परेचर रेज किया था, वैसा इसका टेम्परिंग किया हुआ है। तो बेस्ट मटेरियल लेने के बाद में भी अगर हमने उसका हार्डनिंग और टेम्परिंग अच्छी तरह से नहीं किया तो वो चिप हो जाएगा। और फुल हार्डनेस के बाद में भी H13 का हार्डनेस मैक्सिमम 52 RC या होता है, और S1 का 55। तो मतलब इनके हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्या 58-65 RC जितना जो D2 D3 में आता है उतना हार्डनेस नहीं होगा। हार्डनेस भी एवरेज होता है 52 से 55 के बीच में ही होता है। तो उनसे हाई हार्डनेस के लिए इंसिस्ट मत कीजिए कि इतना अगर आपको मिल गया तो वो मोर देन सफिशिएंट है, मगर उनसे 3 टाइम्स टेम्परिंग का इंस्ट्रक्शन ज़रूर कीजिए, नहीं तो फिर आपका वो ब्लेड चिप हो जाएगा। जैसा D2 D3 का जो मटेरियल चिप होता है वैसा ये भी मटेरियल चिप हो जाएगा। तो इसका एक ये भी बहुत सीक्रेट है, जल्दी कोई बताते नहीं है कि हार्डनिंग के बाद में 3 टाइम टेम्परिंग करना होता है, और हार्डनेस में भी उसका टेम्परेचर बहुत हाई लगता है। EN24 वगैरह में इतने हाई टेम्परेचर के फर्नेस की ज़रूरत नहीं होती, मगर इसमें बहुत हाई फर्नेस की ज़रूरत होती है टेम्परेचर की। तो इसके लिए सारे लोग नहीं करते, लालच में ऑर्डर ले लेते, बाद में मटेरियल ख़राब कर देते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है हार्डनेस में, और इसको 3 टाइम्स टेम्परिंग करना होता है, और हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 52 से 55 RC के पास में मिलता है। अगर इतनी RC आपको मिल गई और 3 टाइम्स ने टेम्परिंग किया तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी ब्लेड की।